अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल किए थे। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो सीरीज चला रहा हूं उसका अंतिम क्लास सिंधु घाटी सभ्यता का निरंतरता पे खत्म करूंगा। आज आप लोगों को मैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष तत्व जो वर्तमान तक चले आ रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। क्योंकि 1750 ईस्वी बीसी में के उपरांत हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, परंतु यह पतन पूर्णतः हड़प्पा सभ्यता को नष्ट हो जाने की ओर नहीं संकेत करता है, अर्थात पूरी तरह नष्ट हो जाने को नहीं बताता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हम देखते हैं वह उसके शहरी चरणों का पतन को हम लोग देखते हैं। यह शहरी चरणों के पतन को अभिव्यक्त करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि लघु संस्कृतियां बाद के कालों में दृष्टिगोचर होते हैं। अनेक तत्वों एवं अवधारणाओं की निरंतरता वर्तमान भारत में भी देखी जा सकती है। सभ्यता के जिन तत्वों की निरंतरता रही उसमें धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों तत्व सम्मिलित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय चरण के पतन होने के उपरांत छोटे छोटे गांव एवं कस्बे निरंतर बने रहे, जिसका प्रमाण सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में से मिलता है। गुजरात के क्षेत्रों से विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों की खुदाई से यह संकेत प्राप्त होता है कि इन क्षेत्रों में तीव्र गति से बस्तियों की संख्या बढ़े। पौर हड़प्पा चरण में इस क्षेत्र में लगभग 13 बस्तियां थी, जबकि उत्तर हड़प्पा चरण में 200 बस्तियों का प्रमाण मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि बस्तियों की संख्या में केवल गायकों से इतनी बड़ी मात्रा में वृद्धि संभव नहीं है। इसकी पूर्ण संभावना है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग अन्य क्षेत्रों से आकर करके यहाँ बसे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग शहरी क्षेत्र को छोड़ करके इस क्षेत्र में आकर करके अपना निवास स्थान बना लिया। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक एवं वाणिज्यिक विशेषताएं वैदिक काल में भी परिलक्षित होती है। वैदिक काल में हम लोग देखते हैं पन आदि शब्दों का उल्लेख हुआ है, जिसका उद्भव गैर सांस्कृतिक शब्द से हुआ है। गैर सांस्कृतिक इसका संबंध होना हड़प्पा प्रभाव की ओर संकेत करता है। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं और जौ प्रमुख फसल थे। वैदिक काल में भी जव शब्द का विशेष उल्लेख है, जो कि जौ की ओर संकेत करता है। यह उसकी निरंतरता को बताता है। मापतोल प्रणाली के अंतर्गत हड़प्पा में 16 के गुणक का प्रयोग होता था। ऐतिहासिक काल में भी आप मापतोल की प्रणाली में इसकी निरंतरता को देख सकते हैं। आज भी 1 रुपये में 16 आना के बराबर समझा जाता है। सिंधु सभ्यता में मापतोल प्रणाली की ओर यह संकेत करता था। पासे का खेल का साज, साड़ी के प्रकार, वस्त्र या वस्त्रों को धारण करने की विशेष तरीका, विभिन्न प्रकार के खिलौने, चूड़ियां इत्यादि के साक्ष्य हमें ऐतिहासिक काल में भी परिलक्षित होते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य यह संकेत करते हैं कि वहां के प्रतीकों की पूजा जो की जाती थी, ये प्रतीक स्वास्थ्य एवं वृद्ध थे। इन प्रतीकों की पूजा ऐतिहासिक काल में भी अत्यधिक प्रचलन में था। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा पर विशेष कर पीपल की पूजा होती थी। ऐतिहासिक काल में एवं वर्तमान में भी पीपल वृक्ष की पूजा दृष्टिगोचर होती है। राजा गुडई एवं त्रिमान गुडई से लिंग एवं योनि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। आधुनिक काल में भगवान शिव के संदर्भ में लिंग एवं योनि की पूजा का विशेष महत्व है। मोहनजोदड़ो से बड़े पैमाने पर मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। यह देवियां के पूजनीय दृष्टिगोचर को बताता है, जो बाद के वर्षों में हमें शक्ति के रूप में देवियों के पूजे जाने का प्रचलन के रूप में प्राप्त होता है, जो आज भी प्रचलन में है। हड़प्पा सभ्यता में ताबीज के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा वासियों में अलौकिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। यह अलौकिक दृष्टिकोण आज भी दिखाई पड़ता है। वर्तमान में भी लोगों को देखेंगे कि वह ताबीज पहना करते हैं।
अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता का एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं, जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले औजारों के बारे में। उसमें है हल। हल का साक्ष्य हमें मिलता है बनावली से और कालीमुंगा से। बाद के कालों में, चाहे वो वैदिक काल हो या मौर्य काल हो या आधुनिक काल हो, हल का साक्ष्य हमें आज भी मिल रहा है, यानी कि इसकी निरंतरता बरकरार रखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं फसल। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, जौ, कपास इत्यादि प्रमुख फसल थे। गेहूं की निरंतरता आज भी है। जौ को देखेंगे कि वैदिक काल में यव के नाम से आया है, जो कि जौ ही था। आज भी जौ की खेती होती है। कपास निरंतर चलते हुए आज भी वर्तमान में है, अर्थात कि फसल की निरंतरता जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी वो आज भी है। आगे हम देखेंगे पशु के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल है, जो वृषण के रूप में है। उसके बाद कुछ अन्य जानवर भी हैं, जैसे सूअर। आज भी हम इसको देखते हैं कि इसकी निरंतरता बनी हुई है। सूअर हो या घोड़ा हो या गैंडा हो, आज भी मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती थी। यानी कि निरंतर जो चल रहा है वह आज तक वर्तमान में भी चल रहा है। इसका व्यापार को हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से जो व्यापार होती थी वो मेसोपोटामिया से, अफगानिस्तान से, आज भी हम देखते हैं कि हमारा व्यापार बाहरी दुनिया के साथ में चल रहा है, यानी कि इसकी निरंतरता आज भी है। मापतौल कि जहां तक हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में 16 का मानक था। यह जो होता था 4.2 ग्राम के बराबर होते थे। जब हम बाद के कालों में देखते हैं, यानी कि आधुनिक काल में, तो 1 रुपया के बराबर होता है 16 आना, यानी कि निरंतरता आ रही है। कलात्मक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से हमें कांस की मूर्ति मिली है। कांस की मूर्ति, इसकी निरंतरता आज भी चल रही है, यानी कि आज भी कांस की मूर्तियां बन रही है। यह जो मूर्ति है महिला के सौंदर्य प्रधान मूर्ति है। आज भी जो हमारे यहाँ मूर्तियां बनती है, चाहे दुर्गा देवी की हो या किसी और भी देवी देवता की, वो सौंदर्य प्रधान ही होती है। समाज का जब हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गीकरण है, अर्थात यहाँ जो हमें मिलता है साथ, वहां पर देखते हैं कि एक श्रमिक वर्ग के रूप में रहता है, तो दूसरा पूंजीपति वर्ग के रूप में रहता है, यानी कि वर्गीकरण है। कपड़ा पहनने का तरीका भी देखेंगे। कपड़ा पहनने का जो तरीका है वह आज भी हमको देखने को मिल रहा है कि आज भी जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं इस प्रकार से पहनते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहनते थे। समाज का वर्गीकरण आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जाति के रूप में आ गया है। धर्म को जब हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की पूजा होती है।
जल पूजा होती है, उसके साथ साथ वीर पूजा होती है। फिर हम देखेंगे इसमें प्रतीक की पूजा होती है, यानी प्रतीक की। सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पशुपति की पूजा होता है, वैदिक काल में देखेंगे कुछ इनका जो मान्यता है वो कम होता है, लेकिन बाद के कालों में यहां तक कि आधुनिक भारत में भी, यानी आधुनिक समय में भी पशुपति की पूजा होती है या शिव के रूप में। जल पूजा, आज भी नदियों की पूजा की जाती है, यानी कि यहां भी है। वीर पूजा भी होती है। प्रतीक चिन्ह की पूजा आज भी हम लोग देखते हैं कि जो यह स्वास्तिक जो है, इसकी पूजा आज भी होती है। लिंग और योनि की पूजा जो सिंधु घाटी सभ्यता में करते हैं, आज भी शिवलिंग की पूजा होती है। ये सावन जो आने वाला है, इसमें लोग शिवलिंग पे ही जल चढ़ाने के लिए एक दूसरे को मारा मारी करेंगे। अर्थात कि शिव लिंग के आज भी उतना ही महत्व है जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता में थे। शहर नियोजन की जब हम बात करेंगे, शहर नियोजन सिंधु घाटी जीवन को व्यवस्थित होना दिखाता है, यानी कि परिपक्व है। यह जो काल है, बाद के कालों में जब हम देख रहे हैं शहर नियोजन, ये धीरे धीरे घटते चल जाता है। अब पुनः जो शहरी नियोजन का दृष्टिकोण आता है, वह आता है मौर्य काल में, जहां पर कि शहरी नियोजन हमको देखने को मिलेगा। बाद के कालों में फिर उसमें गिरावट आती है, लेकिन आधुनिक भारत में या आधुनिक विश्व में जब हम देखते हैं तो देख रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ निर्माण किया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रेरणा के रूप में लेकर करके कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम एक प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। परिवहन की जब हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग होता था। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हुए सही बैलगाड़ी का प्रयोग होता है, नाव की प्रयोग होती है, यानी कि इसका भी हम देख रहे हैं कि निरंतरता जो है, यानी बैलगाड़ी, नाव, इसकी जो निरंतरता है वह आज भी बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार में यह तो देखने को मिलता है कि वहां कोई धातु का प्रयोग, अर्थात कि रुपये सिक्के का प्रयोग नहीं होता था। शायद वस्तु विनिमय होते थे, लेकिन वह वस्तु विनिमय आज भी हमको ट्राइबल एरिया में जब जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा, या तो कस्बों में या गांवों में आपको देखने को मिलता है, जहां लोग वस्तु से एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहते हैं सामानों के। शहरी क्षेत्र में भले ही रुपया पैसे का प्रचलन हो, लेकिन कुछ साल पहले तक देहाती क्षेत्रों में वस्तु विनिमय ही पड़ते, यानी कि इसकी भी निरंतरता करीब करीब बनी हुई थी। इस तरह से आज सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एक पैकेज जो था वो खत्म होता है। और अगले ब्लॉक में मैं आप लोगों को वैदिक काल के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करूंगा। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।